हेलो, वेलकम बैक। तो बेटा आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो होने वाला है अकाउंटिंग इक्वेशन, यस अ प्रैक्टिकल चैप्टर। तो प्रैक्टिकल चैप्टर से कनेक्टेड जो हमारे पास इस चैनल के अंदर इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, इस चैप्टर की 2 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को देखा नहीं है अब तक तो प्लीज़ पहले आप उन दोनों वीडियोज़ को कवर अप कर लीजिए, क्योंकि अगर आप उन दोनों वीडियोज़ को कवर अप कर लेंगे ना तो आपको क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन में जो आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं उससे कनेक्टेड चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, दोनों वीडियोज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। तो जिसमें पहला जो वीडियो हमारे पास अवेलेबल है पार्ट 1, जिसमें मैंने पूरा कंप्लीट बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीटली समझाया है। हर एक ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो होता है वो प्रॉपर तरीके से समझाया गया है। सेकंड वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमने किए जो बेसिक वाले हैं। उसके बाद मैक्सिमम मेरे पास डाउट्स आ रहे थे बच्चों के कि सर अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर ना हमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं उनका ट्रांजैक्शन समझ में नहीं आता, उनका ट्रांजैक्शन कैसे करना पड़ता है, बिकॉज मैक्सिमम डाउट्स जो देखे गए हैं या बच्चे जहाँ गलतियाँ करते हैं मैक्सिमम, तो उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे ही, उन पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही हम लोग सेलेक्ट किया है आज की वीडियो के लिए। और आज की वीडियो में हम केवल उन टॉपिक्स के ऊपर ही बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम 3 टॉपिक्स के ऊपर 3 क्वेश्चंस बेसिकली करने वाले हैं, और उन 3 क्वेश्चंस के अंदर हम कौन कौन से क्वेश्चंस उठाने वाले हैं थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन जो बेसिक्स जो क्वेश्चंस के डाउट्स आते हैं बच्चों के ना, वो कुछ पर्टिकुलर आइटम के इफेक्ट के ऊपर निकल के आता है। वो बेटा इफेक्ट कौन कौन से होने वाले हैं तो आप लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो अपने पास। सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज प्रीपेड, या फिर बच्चों से क्या बोलते हैं आप, अनएक्सपायर्ड। अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस बच्चों को ना इसका ट्रीटमेंट मैक्सिमम टाइम समझ में नहीं आता, सर इसका ट्रीटमेंट एग्जैक्टली होता क्या है इन अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, तो आज हम उसी की बात करने वाले हैं, और कुछ टॉपिक्स और हमारे पास है तो पहले ही इसको देख लेते हैं। देन एक और पार्ट मेरे पास निकल के आता है इसी का दूसरा पार्ट, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब बच्चों ये 2 चीज़ें होती हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो दोनों का ट्रीटमेंट इन अकाउंटिंग क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम समझ में नहीं आता बच्चों को, रीजन बीइंग क्योंकि वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली ये क्या है और ये क्या है। अगर इसे छोटी सी डेफिनेशन की बात की जाए, डेफिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर मैं बात करूं तो बेटा देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, कोई भी खर्चा अगर आप एडवांस में कर रहे हो ना बच्चों तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। दूसरा, इस पॉइंट से कनेक्टेड, ये जो खर्चे होते हैं आपके किस साल से रिलेट करते हैं, रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। एडवांस का मतलब क्या हो गया बच्चों कि वो पेमेंट तो मैंने इस साल कर दी है लेकिन उसका जो कनेक्शन है वो किस साल से होने वाला है, वो आने वाले साल से होने वाला है, मतलब नेक्स्ट ईयर से होने वाला है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं उसको, प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब क्या है, एडवांस में पेमेंट करना। प्रीपेड पहले ही हमने पे कर दिया, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर और एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। दूसरी कंडीशन जो आपके पास ये निकल के आता है बेटा, ये है क्या, इट इज करंट एसेट्स। मैंने आपको जब बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग कराया था तब भी मैंने आपको करवाया था कि बेटा इसको क्या बोलते हैं, मैंने आपको तब डिटेल में समझाया था अच्छे से। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हम इसको एज एन एसेट्स ही ट्रीट करेंगे। तो क्यों क्योंकि ये करंट एसेट्स का पार्ट है ना। तो एज पर द डाटा अब बात करते हैं कि सर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होने वाला है। तो बेटा अगर आपको ये समझ में आता है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप इजीली कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद इस पे आ जाते हैं एक बार। तो बेटा ये खर्चा क्या होता है, इसको क्या बोलते हो आप, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है एक्सपेंसेस जो ड्यू हैं बट नॉट पेड। जो भी खर्चा ड्यू हो चुका है, ठीक है, लेकिन आपने उसकी पेमेंट नहीं करी अब तक। ओके, नेक्स्ट, किस साल से रिलेट करता है सर ये, बेटा ये रिलेट करता है रिलेटेड टू करंट ईयर। तो ये खर्चा जो है करंट ईयर से रिलेट करता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब सिंपल सा है कि आपने इस खर्चे से कनेक्टेड जो भी बेनिफिट्स वगैरह थे, जो सर्विसेज वगैरह थी, वो आप ऑलरेडी अवेल कर चुके हो, तभी तो करंट ईयर से कनेक्ट करेगा। इट इज जस्ट लाइक कि आपने रेंट पे नहीं किया है ना, सर्विसेज तो आप ले चुके हो, महीना निकल चुका, यूज कर लिया आपने पूरे साल, ठीक है, तो जितना आपने रेंट पे नहीं किया वो रिलेट तो करंट ईयर से करेगा ना मेरा, लेकिन पेमेंट नहीं है अभी तक आपने। तो पेमेंट अगर नहीं की है तो वो कनेक्शन किस साल से बन गया, इस साल से बन गया। अब ये अपने आप में एक तरीके का कर्जा बन जाता है बच्चों। क्या बनता है, इट इज अ करंट लाइबिलिटी। तो बेटा ये क्या है मेरे लिए, करंट लाइबिलिटी का पार्ट बनता है ना। अब मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि कोई भी खर्चा अगर मेरा करंट ईयर से रिलेट करता है तो उसका जो एक इफेक्ट है, जैसे देखो ये वाला करंट ईयर से रिलेट करता है और ये वाला नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता है। तो कोई भी खर्चा अगर करंट ईयर से रिलेट करेगा तो वो कैपिटल में तो बेटा आना ही आना है। तो ये बात तो आप गांठ मान लो कि कैपिटल में वो आएगा ही आएगा, एंड इट्स एन एक्सपेंस हेंस सब्ट्रैक्टेड।
ओके अब ये खर्चा कौन सा बेटा, ये है नेक्स्ट ईयर का खर्चा। नेक्स्ट ईयर का खर्चा कैपिटल में तो आ नहीं सकता बिकॉज अगले साल का खर्चा है, तो ये मेरे लिए क्या बन जाता है, एसेट्स। तो एसेट्स वाले कॉलम में आप एक सेपरेटली कॉलम ओपन करोगे और वहां जाके सेम अमाउंट को प्लस कर दोगे। जैसे क्वेश्चन ने बोला प्रीपेड रेंट है, तो आप क्या करोगे, प्रीपेड रेंट के नाम से एसेट्स में कॉलम खोलोगे, वहां वैल्यू प्लेस कर दोगे। ओके नाउ सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा बेटा, सेकेंड इफेक्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपने एडवांस में पेमेंट कर दी, तो पैसे दे दिए ना आपने, तो पैसे अगर दे दिए तो कैश का इफेक्ट आएगा, दैट मीन्स कैश आपका माइनस हो जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है सर। इसका इफेक्ट क्या होगा बेटा, इसमें क्या इफेक्ट आएगा, देखो ये आपका क्या एक तरीके का करंट लायबिलिटी भी है, तो करंट लायबिलिटी बेटा तो क्या होगा, लायबिलिटी साइड पे एक कॉलम आप ओपन कर लेना, किस नाम से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से, एंड इन दैट एक्सपेंसेस आप वैल्यू प्लस कर देना, बिकॉज कर्जा आपके ऊपर हो चुका है, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आई होप ये दोनों क्लियर होंगे आपको, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। फिर हम चलेंगे इसके दूसरे वाले पार्ट पे, बिकॉज एक्सपेंसेस की तरीके से ना इनकम भी होती है हमारे पास दो, तो उनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे पास क्या होने वाले हैं, फिर उन इन चारों से कनेक्टेड हम क्या करने वाले हैं, आज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको सब कुछ बिल्कुल डिटेल में समझ में आ जाएगा। आप इसे नोट कर सकते हो पहले। ओके नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा इनकम वाला पार्ट। अब इनकम वाले पार्ट में आपके पास दो चीज़ें और होती हैं, जिसमें हमारे पास ये थर्ड पॉइंट हो गया आपके पास जो हम आज करने वाले हैं, दैट इज एक्रूड इनकम। ओके तो एक्रूड इनकम के पॉइंट पर भी बच्चों को मैक्सिमम टाइम कंफ्यूजन रहता है, ये भी समझ में आया सर इसका भी क्या करें। उसके बाद एक इनकम और होती है जिसका नाम होता है बेटा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, क्योंकि वो पैसा जो आपने एडवांस में रिसीव कर लिया उसे बोलते हैं इनकम रिसीव इन एडवांस। तो इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी मैक्सिमम टाइम बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि एक्जैक्टली सर इन दोनों का हम क्या करें, समझ में नहीं आती चीज़ें कि कैसे इनको डील किया जाता है। तो ठीक है सबसे पहले इनको समझते हैं। जैसे एक्रूड इनकम है बेटा, एक्रूड इनकम एक्जैक्टली होता क्या है। एक्रूड इनकम बहुत सिंपल टॉपिक है। एक्रूड इनकम का मतलब अगर आपको पता है ना तो आप उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर सकते हो। इनफैक्ट आप हर चीज़ का अकाउंटिंग इक्वेशन कर सकते हो अगर आपको प्रॉपरली मतलब आइडेंटिफाइड है तो। ठीक है तो बेटा क्या करने वाले हैं हम लोग अकाउंटिंग क्वेश्चन के अंदर, देखो एक्रूड इनकम क्या है बेसिकली। एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है, हम इसे बोलते हैं इनकम विच इज अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। मतलब एक ऐसी इनकम जो हमने कमा तो ली है लेकिन रिसीव नहीं हुई है, तो ऐसी इनकम को हम क्या बोलेंगे बच्चों, एक्रूड इनकम। ओके इनकम विच इज अर्न बट नॉट रिसीव्ड, कोई भी इनकम जो जनरेट हो चुकी है बट आपको रिसीव नहीं हुई है उसे बोला जाता है एक्रूड इनकम। ओके नाउ द सेकंड पॉइंट इज, ये जो इनकम है आपकी, इनकम का कनेक्शन किस साल से है, इनकम रिलेटेड टू करंट ईयर। ये इनकम जो है वो करंट ईयर से कनेक्शन रखती है, तो करंट ईयर से अगर कनेक्शन रखती है तो सर एक पॉइंट तो हमें समझ में आ गया है, लास्ट टॉपिक में हमने बताया था, दैट इज इसका जो इफेक्ट है वो कैपिटल में तो आना ही आना है। बिल्कुल परफेक्ट, कैपिटल में तो आना ही आना है। क्यों, क्योंकि ये जो अमाउंट है करंट ईयर से कनेक्ट करता है तो कैपिटल पे तो इफेक्ट आएगा ही आएगा। ओके नाउ एक पॉइंट और कि ये एग्जैक्टली क्या है बेटा, ये आपके लिए एक तरीके का क्या है, इट इज एन करंट एसेट्स। ये आपके लिए क्या है बच्चों, ये आपका करंट एसेट्स का काम करता है, क्योंकि जो पैसा आपका है वो तो आप ही का है, भले ही मिला, केवल मिला ही तो नहीं है इस साल, उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है तो ये करंट एसेट्स भी है मेरे लिए, तो एक इफेक्ट सर यहां से भी समझ में आ गया हमारे को कि करंट एसेट्स भी है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये आपका जो एक इफेक्ट आएगा बच्चों, एक आएगा एसेट्स के अंदर, तो एसेट्स के साइड पे आप एक कॉलम ओपन करोगे फ्रेश, किस नाम से, एक्रूड इनकम के नाम से, वहां जाके उसे ऐड ऑन कर दोगे, खत्म काम। दूसरा इफेक्ट बेटा क्या है, अगर ये करंट ईयर से रिलेट करता है तो बेटा कैपिटल की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, बिकॉज मार्केट में ऐसे कई सारे लोग खड़े हैं जो आपको पैसा देने को तैयार हैं, क्योंकि वो पैसा आप ही का है। तो आपके मार्केट में नेट वर्थ इंक्रीज करती है, मार्केट में आपका ऑर्डर इंक्रीज करता है ना, तो वो कैपिटल को दर्शाता है कि कैपिटल आपकी बढ़ रही है ना, मार्केट में पैसा बढ़ रहा है, तो ये कैपिटल में इंक्रीज कर गया मेरा। ठीक है तो ये क्लियर हो गया आपको, आई होप। तो ये टॉपिक हमारे पास क्लियर है। नेक्स्ट आता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। बेटा ये तो नाम से पता लग रहा है इनकम रिसीव इन एडवांस, तो इसमें क्या ही बोले हम लोग, तो इसमें दो पॉइंट हम लिख सकते हैं, क्या है, इट इज रिलेटेड टू करंट ईयर, नहीं इट इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। ठीक है बट रिसीव्ड इन करंट ईयर। बेटा रिसीव कब हो गया आपको, ये करंट ईयर में, आपका है तो ये अगले साल का, बट रिसीविंग हमारी करंट ईयर में हो चुकी है, तो सर नेक्स्ट ईयर से कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब सिंपल सा है कि सर ये कैपिटल में तो नहीं आएगा, परफेक्ट कैपिटल में तो आ नहीं सकता बिकॉज करंट ईयर से कनेक्शन नहीं है इसका। दूसरा ये एक तरीके की क्या होती है मेरे लिए, करंट लायबिलिटी होती है मेरे लिए। लायबिलिटी क्यों होती है सर, लायबिलिटी इसलिए होती है बिकॉज जो पैसा आपने इस साल ले लिया ना, वो पैसे के बदले में आपको जो आपके ऑब्लिगेशंस हैं
उससे आपको पूरा करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा इफेक्ट आ गया। तो पहला इफेक्ट कहां जाएगा बच्चों? पहला इफेक्ट देखो नेक्स्ट ईयर से कनेक्शन है इसका, करंट ईयर से नहीं है, लेकिन पैसा मिल गया ना आपको। अब पैसा अगर मिल चुका है तो पहला इफेक्ट कैश तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरा इफेक्ट क्या जाएगा बच्चों? दूसरा इफेक्ट जाएगा, आप एक लायबिलिटी क्रिएट करोगे किस तरफ? लायबिलिटी साइड पे। तो वहां क्या किस नाम से लिखोगे आप? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से एक लायबिलिटी ओपन होगी, वहां जाके आप उसकी वैल्यू को प्लस कर देना। लेट सपोज क्वेश्चन ने बोला कि इनकम रिसीव इन एडवांस ₹1000, तो 1000 रुपए कैश में ऐड हो जाएंगे, 1000 रुपए आपके इनकम रिसीव इन एडवांस में ऐड हो जाएंगे, बिकॉज दैट इनकम इज अ लायबिलिटी। और ये लायबिलिटी साइड पे आप एक कॉलम खोल दोगे, दैट्स इट। तो आई होप टॉपिक कवर हो गया होगा आपका, आपको समझ में आया होगा। अब इसी से इन दोनों से कनेक्टेड प्लस दो जो हमने इससे पहले किए थे उन दोनों से कनेक्ट, चारों से कनेक्टेड हम लोग क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ताकि आपको और ज़्यादा डिटेल्ड में ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। ये इससे कनेक्टेड आपका एग्जाम में क्वेश्चन जो पहला यूटी आपका होने वाला है उसमें एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, तो आएगा ही आएगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कैसे करना है। ओके, तो चलो इसे नोट कर सकते हो, फिर हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन आपको बोर्ड पर नजर आ ही रहा है। तो क्वेश्चन है बेटा क्या लिखा हुआ है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, जैसा हम लोग हमेशा करते हैं। क्वेश्चन को पहले थोरोली रीड करेंगे, रीड करने के बाद एसेट्स को ओपन करेंगे सारे के सारे बाय प्रिपेयरिंग अ फॉर्मेट। अब बेटा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन जब आप रीड कर रहे हो ना, क्वेश्चन को रीड करते करते ही आपको कुछ चीज़ें तो आइडेंटिफाई कर ही लेनी है। तो पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है? शो द इफेक्ट ऑफ अ फाइनल ट्रांजेक्शंस इन द अकाउंटिंग इक्वेशंस। पहला, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, तो यहाँ से मुझे एक कैश जो मुझे मिला दैट इज एसेट्स, तो ये रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद सैलरी पेड, अब बेटा जो सैलरी हमने पे कर दी वो तो खर्चा हो गया, वो एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस के लिए कोई सेपरेट कॉलम ओपन नहीं होगा आपका, क्योंकि एक्सपेंसेस का जो ट्रीटमेंट है वो कैश और कैपिटल में दोनों में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या गिवन है बेटा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस। अच्छा, वेजेस आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? एक ऐसा खर्चा जो रिलेट करता है करंट ईयर से लेकिन पे नहीं किया गया, मतलब कर्जा हो गया आपके ऊपर, है ना। तो लायबिलिटी में एक कॉलम खुलेगा आपका और एक कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। रीजन अभी समझाया था आपको, क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेट करता है इसलिए। ओके, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है लेकिन पे नहीं किया है, अगेन इट्स अ करंट, इट्स अ आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सॉरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ये हमारे लिए। दोबारा से हम लोग इसके लिए क्या करेंगे? सेम ट्रीटमेंट है आपका जो आउटस्टैंडिंग वेजेस का था। नेक्स्ट उसके बाद रेंट पेड इन एडवांस, तो बेटा रेंट पेड जो है आपका एडवांस में आपने पे कर दिया। तो रेंट अगर आप एडवांस में पे कर रहे हो तो वो एडवांस की जो भी पेमेंट होती है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेट करती हैं। इसके लिए एक सेपरेट कॉलम आपको खोलना पड़ेगा इन योर एसेट्स, एंड नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता है, इसीलिए कैपिटल में तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं बच्चों। कहाँ इफेक्ट आएगा? कैश के अंदर, बिकॉज आपका कैश कम हो जाएगा जब आप पेमेंट करोगे। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, एक बार देखते हैं सॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ आने वाली है। ओके, ठीक है, तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो सेम वही काम जैसे भी हम लोग पहले करते थे। तो एक फॉर्मेट बनाना है आपको, ऊपर लिखोगे आप अकाउंटिंग इक्वेशन, देन उसके बाद सीरियल नंबर, देन योर ट्रांजेक्शंस कॉलम, उसके बाद ये हमारा हो गया प्रॉपर कंप्लीट सॉल्यूशन का फॉर्मेट। उसके बाद इस कॉलम को आप दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दोगे, देन यहाँ मेंशन करोगे आप क्या बच्चों? यहाँ लिखोगे एसेट्स, और ये जो कॉलम आपके पास है ये है ट्रांजैक्शंस का कॉलम, और यहाँ लिखोगे आप क्या बच्चों? सीरियल नंबर। ओके, अब एसेट्स की लिस्ट में आपको एसेट्स को ओपन करना सारे के सारे। तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक एसेट्स पहली इक्वेशन में था कैश, दूसरी इक्वेशन में था कि सैलरी आपने पे की है तो वो तो एसेट्स नहीं है। नेक्स्ट वेजेस आउटस्टैंडिंग, इट्स अ लायबिलिटी। नेक्स्ट इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, वो भी लायबिलिटी है आपके लिए। एक था प्रीपेड रेंट, क्योंकि रेंट पेड इन एडवांस होता है प्रीपेड रेंट, तो वो एक तरीके का क्या है मेरे लिए बच्चों? वो एक तरीके का एसेट्स बन जाता है, बिकॉज आपको इसका बेनिफिट अगले साल मिलेगा। तो देयर आर ओनली टू एसेट्स। उसके बाद आप यहाँ मेंशन करोगे बच्चों क्या? कैपिटल, और कैपिटल के बाद आप आपको लिखना है लायबिलिटी, बिकॉज कैपिटल तो एक ही होगी बट लायबिलिटी में हो सकता है तीन चार खुल जाए, तो इसीलिए लायबिलिटी हमेशा पीछे से ओपन करनी होती है आपको। ओके, तो कैपिटल में कैपिटल ही डालो। लायबिलिटीज के नाम पे क्वेश्चन में दो लायबिलिटीज गिवन है लेकिन दोनों ही आउटस्टैंडिंग के नाम से है, तो उसे हम एक ही कॉलम में ओपन कर लेते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से। क्लियर हुआ? ठीक है, अभी हम सॉल्यूशंस आप इसको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इतना काम करने के बाद ना आपका गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा मिनिमम हो जाते हैं, आपका स्पेस एलोकेशन प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले ट्रांजैक्शंस, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आपने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कितने लगाया बच्चों आपने? सिंपल सा क्वेश्चन मुझे बोलता है कि 50,000 रुपीज़ हमने इन्वेस्ट किए तो बिजनेस में, तो कैश हमारा बढ़ेगा, एंड बेटा कैपिटल भी आपका इंक्रीज करेगा सेम वैल्यू पर, रेस्ट अदर आइटम्स आर जीरो। ओके, सेकेंड इक्वेशन, क्वेश्चन कहता है सैलरी हमने पे की है, तो यहाँ क्या लिखोगे बेटा आप? सैलरी पेड,
है ना। अब सैलरी पेड का अमाउंट कितना हो गया बच्चों, सैलरी पेड का अमाउंट हो गया मेरा 2,000 रुपये। 2,000 रुपये जब हम पे करेंगे तो दैट सैलरी इज रिलेटेड टू अ करंट ईयर बिकॉज आप पे कर रहे हो, तो ये भी माइनस हो गया। एंड 2,000 रुपये पे किया है तो कैश भी माइनस होगा, अदर आइटम्स आर जीरो। आई होप ये क्लियर होगा आपको, क्योंकि तो बहुत सिंपल सिंपल चल रहा है बिकॉज बेसिक टर्म है हमारे पास। तो इसको क्या बोलेगे आप, न्यू इक्वेशन। ओके, तो न्यू इक्वेशन कैसे आने वाली है, इनको एडजस्ट कर लो आप, यू विल गेट द 48 ऑन योर LHS एंड 48 ऑन योर RHS। ठीक है, तो दोनों साइड का बराबर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये मैंने लास्ट क्लास में समझाया था आपको। आप हमेशा क्रॉस चेकिंग करते चलो, है ना, इक्वल टू के इधर और इक्वल टू के इधर, मतलब LHS इक्वल टू RHS आपका होना ही चाहिए, ताकि आपको गलती के चांसेस बिल्कुल मिनिमम हो जाए। मतलब आप ये समझ के चलो, अगर आप ये करोगे ना तो आपके चांसेस गलती के बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, होना ही नहीं है। हाँ, आपने अकाउंटिंग प्रॉपरली प्रेजेंट किया हो सही तरीके से हर एक ट्रांजेक्शन्स को। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है वेजेस आउटस्टैंडिंग। तो बेटा जो वेजेस आउटस्टैंडिंग है, ये मैंने क्या बताया था आपको बेटा, वेजेस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब ही लाइबिलिटी होता है, जो पैसा आपने पे नहीं किया, आपके ऊपर कर्जा आ चुका है। तो बेटा आउटस्टैंडिंग वेजेस का अमाउंट है 200 रुपए। तो 200 रुपए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का कॉलम हमने खोला हुआ है। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपकी मार्केट में वैल्यू खत्म कर देते हैं, बिकॉज जितना कर्जा आप लेते रहते हो ना, आपका पैसा कैपिटल का उतना ज्यादा एंगेज होता रहता है ना। तो कैपिटल आपका क्या हुआ, उतना कम हो गया सेम वैल्यू पे, क्योंकि बाहर कर्जदार खड़े हुए हैं लेने के लिए पैसा, तो मार्केट में आपकी वैल्यू कम हो जाती है, तो कैपिटल आपकी कम हो जाएगी और बाकी चीजें इंक्रीज कर जाएगी, तो नेट वर्थ पे इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। ओके, ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, बाकी अदर आइटम जीरो। सर एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, तो कर लो बेटा चेक, LHS इक्वल टू RHS हो रहा है, ये 48 और ये भी 48, मतलब सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा क्या है आपके पास, नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, आपने इंटरेस्ट ड्यू तो कर लिया लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया अभी तक, तो बेटा वो अमाउंट क्या है, सेम अमाउंट है एक तरीके से आपका 100 रुपीज़ का, तो 100 रुपीज़ इसमें भी आएगा और 100 रुपीज़ आपका यहाँ भी आ जाएगा, बाकी अदर आइटम्स आर जीरो। डन, ये भी हो गया हमारे पास काम खत्म। देन उसके बाद ये भी हो गया हमारे पास, न्यू इक्वेशन दोबारा चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरा 48,000 रुपीज़ और ये हो गया ज़ीरो, और इसके बाद 47,700 रुपीज़ प्लस 300, चेक कर सकते हो, 48,000 इधर भी आ रहा है, 40,000 यहाँ भी आ रहा है, आपका LHS इक्वल टू RHS अभी भी सेम चल रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है बेटा, लिखा है रेंट पेड इन एडवांस, आपने रेंट एडवांस में पे कर दिया। बेटा रेंट अगर आप एडवांस में पे करोगे तो क्या होगा, आपका एसेट्स इंक्रीज कर जाएगा। कितने रुपए का एडवांस में पे किया आपने, 150 का, तो बेटा 150 का जो पे किया वो आपके एसेट्स की कॉलम में ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। एंड वाइल पेइंग अमाउंट आपका कैश रिड्यूस करेगा। एंड एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी नेगेटिव वैल्यूज है ना, हमेशा उनको ब्रैकेट्स में प्लेस करना है। देखो आप चेक कर सकते हो, ये ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट में है, ये भी ब्रैकेट में है, ये भी ब्रैकेट में, ये भी ब्रैकेट में, तो नेगेटिव वैल्यूज को हमेशा ब्रैकेट्स में प्रेजेंट किया जाता है इन योर अकाउंटिंग। ओके, बाकी कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज जो खर्चा किया गया ना बेटा वो अगले साल के लिए किया गया है, इसीलिए करंट ईयर से कनेक्टेड आइटम्स को ही कैपिटल में यूज किया जाता है हमेशा। ओके, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। रेंट पेड इन एडवांस, तो ये हो गया मेरा क्या, ट्रीटमेंट ऑफ रेंट पेड इन एडवांस। तो ये मेरा ट्रांजेक्शन खत्म। अब इसको प्रेजेंट करते हैं, तो माइनस करो बेटा, वैल्यू आने वाली है इतनी 47,850 एंड प्लस 150 सेम, उसके बाद 47,700 ये वैल्यू सेम आएगी और ये आएगी आपकी 300 रुपये। चेक कर सकते हैं, इधर 48,000 आ रहा है और इधर भी 48,000 आ रहा है, दैट मीन सब कुछ सही चल रहा है। एंड दैट्स द लास्ट इक्वेशन, तो इसे क्या मेंशन करोगे आप, फाइनल इक्वेशन। तो ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट है इस क्वेश्चन का। ओके, आई होप इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आया होगा। ठीक है, आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि एग्जामिनेशन क्वेश्चन के बेसिस पे देखा जाए ना, एग्जामिनेशन में टीचर जो क्वेश्चंस बनाती हैं आपके, वो इसी तरीके छोटे क्वेश्चंस बनाते हैं, बिकॉज एग्जाम में जो टॉपिक आने वाला है ना आपका 4 से 5 मार्क्स का आने वाला है। तो 4 से 5 मार्क्स का मतलब 4 से 5 ट्रांजेक्शन, तो इस क्वेश्चन में 5 ट्रांजेक्शन है, बिल्कुल फिट है एग्जाम के लिए। और मैक्सिमम एग्जाम्स के टाइम में ये क्वेश्चन टीचर के द्वारा डाले ही जाते हैं, जहाँ पे 4 से 5 ट्रांजेक्शन एग्जैक्टली फिट बैठती हैं। मान लो कि नहीं भी आएगा, लेकिन इन चारों पांचों ट्रांजेक्शन्स के अंदर से कोई ना कोई एक आधी ट्रांजेक्शन आपके क्वेश्चन में आनी ही आनी है, तो आपको इनका ट्रीटमेंट एग्जैक्टली में आना ही चाहिए अच्छे से। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। हम चलते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि ये तो था एक्सपेंसेस वाला क्वेश्चन, अब हम करेंगे इनकम वाला क्वेश्चन, बिकॉज इनकम भी तो कवर किया है अभी हमने, एक्रूड इनकम कवर किया है, इनकम रिसीव इन एडवांस कवर किया है, तो उसके भी 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन उसका भी कर लेते हैं, फिर एक एडवांस क्वेश्चन करने वाले हैं हम थोड़ा सा, जहाँ पे आपको प्रॉफिट का ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो पहले इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। ओके, लास्ट क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अभी जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो अगले 2 जो टॉप पॉइंट्स हमने कवर किए थे, एक्रूड इनकम और
इनकम रिसीव इन एडवांस, उसी से कनेक्टेड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है। ये क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन बेटा क्या लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़ो। देखो पहली ट्रांजेक्शन बड़ी सिंपल सी है, क्या लिखा हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 60,000 रुपए लगाए, बिजनेस स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद सेकंड पॉइंट आता है रेंट रिसीव्ड। बेटा एक होता है रिसीव्ड, एक होता है रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, मिलेगा। रिसीव्ड का मतलब क्या होता है, मिल चुका है। तो जो मिल चुका है वो हो गया इनकम। जो रिसीवेबल है उसे बोलते हैं हम लोग कि एक तरीके का एसेट्स हो गया हमारे लिए, बिकॉज वो फ्यूचर में मिलेगा, अभी नहीं मिला। दैट मीन्स इट्स एन अनदर काइंड ऑफ नेम विच कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम की जगह पे हम इसे भी इस्तेमाल करके दे सकता है एग्जामिनर, आपको रेंट रिसीवेबल बोल सकता है। तो वहां पर उसका मतलब कुछ नहीं है, वो एक्रूड इनकम की ही बात कर रहा है, एक्रूड रेंट की ही बात कर रहा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे रेंट रिसीव्ड मतलब इनकम हो गया। उसके बाद एक्रूड इंटरेस्ट, अब देखो उसने डायरेक्टली क्या बोला, एक्रूड इंटरेस्ट बोल दिया। तो एक्रूड इंटरेस्ट मतलब ट्रीटमेंट हमें पता है क्या करना है ना। उसके बाद इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो जो भी पैसा एडवांस में रिसीव कर लिया वो करंट ईयर से रिलेट करता नहीं है, क्योंकि एडवांस में रिसीव वाला अमाउंट कौन सा होता है, जो अगले साल से आपका रिलेट करेगा। तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा बेटा, एक लायबिलिटी बनेगा। और दूसरा वो बनेगा सर कैश में आएगा, परफेक्ट। उसके बाद अमाउंट विदड्रॉन, मतलब पैसा निकाल लिया, पैसा निकाल लिया तो इट्स अ काइंड ऑफ ड्राइंग, परफेक्ट। ये आपको ट्रीटमेंट ऑलरेडी आता ही है, ठीक है बच्चों। चलो अब इसी से कनेक्टेड हम लोग इसको कवर करने वाले हैं, इसका सॉल्यूशन। तो मेक अ फॉर्मेट, हम हमेशा से क्या करते हैं, फॉर्मेट क्रिएट करेंगे। तो बेटा फॉर्मेट सेम जैसा हमने अभी क्रिएट किया था, तो ये हमारा सिंपल सा फॉर्मेट होने वाला है। ये आपका कॉलम हो गया ट्रांजैक्शंस का, ये हो गया आपका, देन इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे और उसके बाद लिखेंगे एसेट्स। तो बेटा एसेट्स की लिस्ट में कितनी आइटम है, सबसे पहली आइटम दैट इज कैश। उसके बाद जो अगली आइटम है बेटा वो क्या है, अगली आइटम होने वाली है मेरे पास क्या, एक्रूड इंटरेस्ट। क्योंकि एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है, एक ऐसा इंटरेस्ट जो मुझे मिला नहीं है बट हमारा हो चुका है, जनरेट हमने कर लिया है। उसके बाद कैपिटल, तो कैपिटल ये बिकॉज इसके अलावा और कोई एसेट्स हमारे पास है नहीं, तो इक्वल टू डालो, इक्वल टू के बाद कैपिटल और कैपिटल के बाद लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज के नाम पे बेटा एक लायबिलिटी हमारे पास अवेलेबल है जिसका नाम है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो जो भी कमीशन हमने एडवांस में रिसीव कर लिया वो हमारे पास आ जाएगा। डन। अमाउंट विदड्रॉन, वो एक ट्रांजेक्शन आपके पास है, वो कैश और कैपिटल माइनस हो जाएगा बिकॉज दैट्स अ पार्ट ऑफ अ ड्राइंग। ओके ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्वेश्चन का हमने फॉर्मेट क्रिएट कर लिया है। अब हम ट्रांजेक्शन्स को कवर अप करेंगे सारी की सारी, ठीक है बच्चों। पहली ट्रांजेक्शन तो बहुत सिंपल है सर, वो तो आपने कितनी बार, मतलब हर एक क्वेश्चन का लगा लो आप एक तरीके से, हर क्वेश्चन इसी ट्रांजेक्शन से स्टार्ट होता है आपका, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, है ना। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 60,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इतनी, एंड रेस्ट अदर आइटम्स आर जीरो। ओके। सेकेंड आइटम इट सेज रेंट रिसीव्ड। तो बेटा रेंट अगर रिसीव कर लिया ऑलरेडी तो वो तो मेरा इनकम का पार्ट हो गया ना। तो बेटा इनकम का पार्ट कितना होने वाला है, तो इनकम का पार्ट हमारे पास यहाँ पे गिवन है बच्चों 2,000 रुपये। तो जो भी 2,000 रुपये आपको मिल गया वो कैश में प्लस हो जाएगा, और कैपिटल में भी उसकी वैल्यू को आप ऐड ऑन कर दोगे। नेगेटिव वैल्यूज है तो उससे ब्रैकेट में शो करना पड़ता है, पॉजिटिव वैल्यूज के आगे प्लस माइनस लगा दो, अच्छी बात है, ना लगाओ तो जस्टिफाइड है कि वो प्लस ही है। ओके तो कितना आइटम आने वाला है मेरे पास, ये हो गया बच्चों 2,000 रुपये का अमाउंट, 62,000 रुपीज़, और इधर भी हो गया बच्चों कितना 62, बाकी आइटम्स जीरो, तो ये भी जीरो हो जाएंगे हमारे पास। ओके तो ये दो ट्रांजेक्शन बहुत सिंपल है बिकॉज पहले भी हमने कवर किया था, ये बेसिक ट्रांजेक्शंस के तरीके से आपके काम कर रही है। उसके बाद अब आगे चलते हैं, आगे आपके पास क्या था, आगे था एक्रूड इंटरेस्ट। तो एक्रूड इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है, इंटरेस्ट विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर बट नॉट रिसीव्ड। ऐसा इंटरेस्ट जो करंट ईयर से रिलेट करता है लेकिन रिसीव नहीं हुआ है। अब करंट ईयर से रिलेट करता है तो एक इफेक्ट तो हमें पता है सर, कैपिटल में आना ही आना है, क्यों, क्योंकि वो करंट ईयर का है। दूसरा पैसा मिला नहीं है इसीलिए वो कैश में तो ऐड हो नहीं सकता, बट हाँ है तो हमारा, इसीलिए उसके लिए एक एसेट्स ओपन किया था आपने एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से, वहां उसकी वैल्यू को आप प्लेस कर दोगे एंड यू विल गेट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। डन। अब चलते हैं आगे, तो 62 एंड 500 और ये हो जाएगा 62 एंड 500, उसके बाद जीरो। देन उसके बाद अगली ट्रांजेक्शन से बेटा क्या लिखा था, अगली ट्रांजेक्शन में सर हमारे पास लिखा हुआ था कि कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। आपने कमीशन एडवांस में रिसीव किया है, तो बेटा कमीशन आप एडवांस में रिसीव करोगे तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अब ये जो अमाउंट था 1,000 रुपये का, पैसा ले लिया ना आपने, ले लिया तो कैश में ही लिया होगा, है ना, कैश में ही लिया हो तो कैश बढ़ जाएगा। चेक बोलता तो हम बैंक का कॉलम भी खोल देते अलग से, बट उसने बोला नहीं है तो कैश का हम मान के चलेंगे। उसके बाद कमीशन रिसीव इन एडवांस मतलब लायबिलिटी, क्योंकि काम तो आपको करना पड़ेगा फ्यूचर में, एंड दैट कमीशन विच इज रिसीव्ड इन एडवांस।
तो उसका जो कनेक्शन है वो अगले साल से है, इस साल से नहीं है, तो वो कहीं और नहीं आएगा। ओके, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, लास्ट इक्वेशन। तो पहले इसको प्लेस करते हैं। तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 63,000 रुपीज़ का, ये हो जाएगा 500 रुपीज़ का, उसके बाद ये हो जाएगा 62,500 और ये हो गया मेरा 1000 रुपये। अच्छा, LHS और RHS बराबर करते चलते हैं। देखो ये कितना आ रहा है, 63,500 और ये भी 63,500। ऊपर भी आपको चेकआउट करते रहना है ऐसे हमेशा, ठीक है, तो आपको गलती नहीं होंगी आपके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, अमाउंट विड्रॉन। तो जो भी पैसा आपने विड्रॉ कर लिया वो कहाँ से विड्रॉ किया होगा, अमाउंट विड्रॉन बेटा वो विड्रॉ किया होगा आपने कैपिटल से। तो कैपिटल से कितना पैसा निकाला आपने, 5,000 रुपये, तो यहाँ से ही 5,000 रुपये निकालोगे आप। और कैश में से भी वैल्यू, सेम वैल्यू कम हो जाएगी आपकी, बिकॉज पैसा निकाल लिया तो कैश में से निकाला होगा ना, तो कैश कम हो जाएगा हमारे पास। एंड दैट्स अ लास्ट इक्वेशन। तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, दैट इज फाइनल इक्वेशन। तो बेटा फाइनल इक्वेशन की अगर बात कीजिए तो फाइनल इक्वेशन कितनी होने वाली है सर, ये होने वाला है हमारे पास 58,000 रुपीज़ का, और ये होने वाला है 500 का, एंड इट विल बी अ 57,500 एंड ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 1000। जस्ट चेक इट आउट, LHS इक्वल टू RHS हो रहा है, हाँ सर हो रहा है। कैसे चेक कर सकते हैं, ये हो रहा है 58,500 और ये कितना हो रहा है बच्चों, 58,500। दैट मीन्स आपका क्वेश्चन कहीं से भी गलत नहीं है, टीचर को किसी भी तरीके का कोई पॉइंट नहीं मिलेगा आपका मार्क्स काटने के लिए। क्लियर, आपकी प्रेजेंटेशन एक बार चेकआउट कर सकते हो। प्रेजेंटेशन को बहुत मैटर करते हैं। प्रेजेंटेशन जब आप, एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप ये फॉर्मेट बना रहे हो तो फॉर्मेट मैंने मैक्सिमम टाइम देखा है बच्चों का ना, प्लस वाले जो साइन होता है, एक इधर भागता है, इधर भागता है, इधर भागता है, ऐसा नहीं करना। आप प्लस वाले साइन हमेशा एक के नीचे एक डालो। दैट मीन्स अगर आप ऐसे लाइन भी डालोगे ना तो सीधी लाइन बननी चाहिए आपकी। वो कब पॉसिबल होगा, जब आप हमेशा इक्वल टू के नीचे, इक्वल टू साइन के नीचे साइन आप प्लेस करोगे तो यू विल गेट द सेम लाइन। अब एग्जैक्टली सिंपल तो नहीं है कि हाँ बिल्कुल सीधी आ जाए, लेकिन हाँ ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि आपका बेटा ऐसे बन रहा हो टेढ़ा मेढ़ा, कभी यहाँ जा रहा है प्लस, कभी यहाँ जा रहा है, ऐसे डॉटेड नहीं बनाने हैं। इस तरीके की चीज़ें अगर आप करोगे तो आपके मार्क्स टीचर काटेगा ही काटेगा, क्योंकि उसको देखने में ना फॉर्मेट अच्छा नहीं लगेगा। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है कि आपको फॉर्मेट तरीके से होना चाहिए, एंड इट शुड बी इन अ प्रेजेंटेबल मैनर। आंखों को देखने के बाद ना तसल्ली मिलनी चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, तब जाके टीचर से मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये नोट डाउन आप कर सकते हो। ये जो बीच की लाइन है, लाइन आप डालिएगा मत, जो मैंने ब्लैक से मार्क किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो आपका पार्ट नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन केवल ब्लू वाला जो मैंने मार्क किया केवल वो वाला है। ठीक है, समझाने के लिए लाइंस मैंने मार्क की थी बस। ओके, तो ये टॉपिक आपको समझ में आएगा अच्छे से। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इस क्वेश्चन में ना मैक्सिमम बच्चों को डाउट रहता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक ऐसी ट्रांजेक्शन है जो क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चों का दिमाग खराब करती है। बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि एक्जैक्टली इस ट्रांजेक्शन को डील कैसे करना है। तो आज हम उसी को डील करने वाले हैं। तो क्वेश्चन को समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यार से समझेंगे। क्या 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 दिया हुआ है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हमने बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख रुपये लगाया। लगाने के बाद अगला पॉइंट दिया हुआ है कि परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 50,000। तो ऐसी ट्रांजेक्शन्स को डील करने का ना आसान तरीका होता है, वो मैं भी अभी समझा दूंगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 रुपीज। मतलब हमने सामान बेचा 10,000 का कैश में, उधार में बेचा हमने कितना, 15,000 रुपये का सामान, बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो दोनों को ही हमने 20% के प्रॉफिट पर सेल किया है। ओके, देन पेड सैलरी। अभी पेड सैलरी वाला पार्ट तो बहुत सिंपल है, बिकॉज सी वाला जो पॉइंट है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ठीक है, इसी में प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को। मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है बच्चों को समझ में नहीं आता इस पॉइंट को एक्जैक्टली करना है कैसे है, क्या करना है, और गलतियां करते हैं ना मैक्सिमम। जब मैंने जितनी बार भी टेस्ट लिया हुआ है, इस पॉइंट में गलतियां मैक्सिमम बच्चों की गलतियां होती हैं, क्योंकि पॉइंट ही ऐसा है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको बहुत प्यार से समझने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन को। ओके, तो चलो देखो अभी सॉल्यूशन कैसे होने वाला है इसका। तो क्या करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन नंबर जो भी हमारे पास होगा आपको प्रॉपर्ली मेंशन करना है, देन मेक अ फॉर्मेट। तो प्रॉपरली फॉर्मेट बनाएंगे हम लोग अपने पास ट्रांजैक्शंस वगैरह। देन उसके बाद 2 कॉलम्स अगेन। तो बेटा ये हमारा किसका कॉलम हो गया, ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शंस का कॉलम। उसके बाद ये हो गया सीरियल नंबर। देन उसके बाद ये हो गया हमारा एसेट्स। उसके बाद एक पॉइंट आ गया कैश। दूसरे पॉइंट पर सामान खरीदा। सामान खरीदो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, स्टॉक। जो सामान खरीदते हैं उससे हम स्टॉक लिखते हैं। तीसरे पॉइंट पे सामान हमने सेल किया है और उधार में सेल किया है। तो उधार में जब भी आप सामान सेल करोगे तो आपके डेटर्स मार्केट में जनरेट होते हैं। तो इसके अलावा और कोई हमारे पास पॉइंट नहीं है जो एसेट्स में क्रिएट होगा। क्लियर, पहले पॉइंट में बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, तो कैश आ गया। दूसरे पॉइंट में सामान खरीदा, तो जो खरीदा वो हमारा हो चुका है, इसीलिए स्टॉक भी आ गया। तीसरे पॉइंट में आपने सामान बेचा है। अब जो सामान हमने बेचा है उसमें कुछ सामान कैश में बेचा है, कुछ उधार में बेचा है। तो जब भी आप उधार में बेचोगे तो आपका एक डेटर का कॉलम अलग से खुलेगा, बिकॉज मार्केट में कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे आपको पैसे लेने हैं, दैट मीन्स डेटा।
ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं हमारे पास है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सिंपल सिंपल कैपिटल। तो बेटा ये कैपिटल आ गया। अब कैपिटल के बाद लाइबिलिटीज अगर हमारे पास कुछ हैं तो रिकॉर्ड कर लो। और हाँ, इस क्वेश्चन में लाइबिलिटीज भी हैं हमारे पास जो कि क्रेडिटर्स के नाम से रिकॉर्ड होंगी, बिकॉज सेकंड पॉइंट में हमने उधार में सामान खरीदा भी है। ओके, तो अगर खरीदा है तो उसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, तो वो उधार में आ गया अपने पास। ठीक है, तो चलो बेटा अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन कैसे होने वाला है बेटा, पहली ट्रांजेक्शन सेम वही, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब सर ये तो हमारे पास जहन में बच चुकी है अच्छे से। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, आपने बिजनेस स्टार्ट किया कैश में। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कितने लगाए बच्चों आपने, क्वेश्चन ने बोला 1 लाख रुपए लगाए सर हमने। तो हमने कैपिटल और कैश 1 लाख रुपए बढ़ गया। बेटा कुछ भी गलत हो जाएगा आपका, लेकिन ये गलत नहीं होगा कैश वाला पहला पॉइंट, क्योंकि पहला पॉइंट तो हर क्वेश्चन के अंदर ही है। अब पहला देखो फटाफट कर दोगे बिना उसके, है ना। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है बेटा आपको, सेकंड पॉइंट में लिखा होगा परचेज गुड्स, आपने गुड्स परचेज किए। गुड्स परचेज किया। अब बेटा गुड्स जो परचेज किया ना, क्वेश्चन में दो तरीके से सामान खरीदा गया है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था हमारे पास, 20,000 का मैंने कैश खरीदा, 30,000 का हमने उधार में सामान परचेज किया है। ठीक है, तो ऐसी ट्रांजैक्शंस के लिए आपको, जब आप सामान खरीदते हो दो अलग अलग ट्रांजैक्शंस में, कैश में भी खरीद रहे हो उधार में भी खरीद रहे हो, सबसे आसान तरीका क्या होता है, दोनों को प्लस कर लो। क्योंकि आप देखो, आप कैश में सामान खरीदो चाहे उधार में खरीदो, आप सामान लेके तो आओगे ना। तो आपके बिजनेस में कितना सामान इन हो रहा है, सर इन हो रहा है 50,000 का, बिकॉज हमने 20 खरीदा कैश में, 30 खरीदा उधार में। अब आपको बस इसमें ये सोचना है आपने इसमें से कितना पैसा पे कर दिया। सर हमने 20,000 कैश में खरीदा है, तो 20,000 हमने पे कर दिया, एंड द अमाउंट विच इज नॉट पेड वो हमारा कहां चला जाएगा, सर लाइबिलिटीज। परफेक्ट, तो लाइबिलिटी चला गया बेटा कितना, हमारा क्रेडिटर्स की लिस्ट में, तो बाकी आइटम जीरो हो गई। लो जी, सही तो हो गया आराम से, है ना। तो कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं होती। मैक्सिमम टाइम हम जब आंसर के ऊपर फोकस करते हैं ना कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हुआ, तब प्रॉब्लम आती है। इंस्टेड ऑफ आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा लॉजिकल सोचना चाहिए। आप सोचो ना आपका खुद का बिजनेस है, तो खुद का बिजनेस है तो क्या करना है। इवन जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी तब भी मैंने बोला था अकाउंटिंग को अगर आपको इजी करना है ना, तो एक ही मूल मंत्र है। आप ये सोच लो कि जो भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो ना, ये अपने ही बिजनेस के अंदर कर रहे हो, और फिर आप सोचो उसके बारे में, आपको मैक्सिमम टाइम सही आंसर मिलेगा। लॉजिकली सही होना चाहिए बस, ठीक है। तो लॉजिक्स तो हम लगाने आते हैं हमको। तो बेटा ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया सर 80,000 रुपये कैश बचेगा, सामान हमने खरीद ही लिया है 50,000 रुपये का। ठीक है, तो बाकी आइटम जीरो, और 1 लाख रुपये अगेन अभी भी कैश मेरे पास, कैपिटल मेरा 1 लाख रुपये आ ही रहा है। बाकी आइटम 30,000 रुपये का मेरा ये हो गया क्रेडिटर्स। अब एक बार LHS RHS कर लेते हैं। तो बेटा LHS कितना आ रहा है आपके पास, 1,30,000 रुपीज़, और ये भी कितना आ रहा है 1,30,000 रुपीज़। अब ये जो पॉइंट है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाला होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे हमने सामान बेचा है। सोल्ड गुड्स इन कैश एंड क्रेडिट, सामान आपने बेचा है उधार में भी और कैश में भी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगा मैं आपको अच्छे से। देखो यहाँ पे जो सामान आपने बेचा, एक बार चेक करो, कैश में जो बेचा वो अलग है, उधार में जो बेचा वो अलग है ना। तो कैश में जो बेचा बेटा, उसकी कॉस्ट क्या है, क्वेश्चन ने बोला कॉस्ट है सर उसकी 10,000 रुपये। क्लियर। जो उधार में बेचा सर उसकी कॉस्ट क्या है, उधार में जो कॉस्ट सामान बेचा उसकी कॉस्ट है बेटा कितनी, 15,000 रुपये। और दोनों को सेल करते टाइम आपने 20% का प्रॉफिट जनरेट किया है, तो प्लस प्रॉफिट 20%, तो 20%, 10,000 का 20% कितना होता है बेटा, 2,000 रुपये। 15,000 का 20% बेटा कितना होता है, 3,000 रुपये। तो आपके टोटल कैश की वैल्यू कितनी हो गई सर, कैश की वैल्यू हो गई सर 12,000 रुपये। उधार की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 18,000 रुपये। एंड एट दैट केस प्रॉफिट आपका कितना हुआ टोटल इन दैट ट्रांजेक्शन, आपका टोटल प्रॉफिट हुआ बेटा कितना, 5,000 रुपये का। इस पॉइंट में किया गया है, दो कस्टमर मान लो आप इन्हें, एक एक कस्टमर आपका है और एक एक कस्टमर आपका है। आपने एक ही टाइम पर दो बंदों को सामान बेचा, इसको बेचा कैश में, इसको बेचा उधार में। तो जिसको कैश में बेचा उससे कैश मिलेगा आपको, कितना कैश मिलेगा सर, कैश मिलेगा 12,000 का। तो बेटा 12,000 कैश में ऐड कर दो। क्लियर। और जो उधार में बेचा, इससे कितना लेना है आपको फ्यूचर में, क्योंकि ये उधार में अगर बेचा गया तो डेटर्स में आएगा, क्योंकि कितना पैसा लेना है फ्यूचर में आपको पैसा लेना है 18,000 रुपये। और इस पूरी ट्रांजेक्शन में कितना प्रॉफिट हो गया सर हमें, बेटा प्रॉफिट कितना हुआ आपको देखो यहाँ पे, 2,000 का प्रॉफिट यहाँ से हुआ, 3,000 का प्रॉफिट यहाँ से हुआ, तो टोटल प्रॉफिट हमारे साथ पास कितना आ गया बेटा, 5,000 का। तो बेटा 5,000 रुपये क्या करोगे आप, कैपिटल में जाके ऐड ऑन कर दोगे, दैट्स इट। ओके, अब इस ट्रांजेक्शन में बेटा स्टॉक का भी तो आउटफ्लो होगा, स्टॉक आपके बिजनेस से बाहर जाएगा, तो जितना स्टॉक बाहर जाएगा उतना स्टॉक आप माइनस कर देना, क्योंकि स्टॉक माइनस होगा आपकी दुकान में से सामान बाहर चला जाएगा ना। बट आपको तो कॉस्टिंग पता है उसकी, तो कॉस्टिंग क्या है, तो कॉस्टिंग है 25,000 रुपये सर। कैसे, 10,000 रुपये ये रहे, 15,000 रुपये ये रहे, तो आपका 25,000 रुपये का जो स्टॉक है वो बिक गया।
तो वो आपने क्या कर देना है, स्टॉक में से माइनस कर देना है। हो गया सिंपल, क्लियर हुआ। तो चीज़ों को जितना ज़्यादा ब्रेक करोगे, जितना ज़्यादा थोड़ा कॉन्सेप्चुअली सोचोगे, चीज़ें उतनी ज़्यादा आसान हो जाती हैं। ओके, तो ये हमारा ट्रीटमेंट हो गया इसका। अब इसके बाद क्या करना है आपको बच्चों, न्यू क्वेश्चन निकालो। तो न्यू क्वेश्चन कितनी आने वाली है, ये आने वाला है 92,000 रुपीज़ का, और ये आने वाला है मेरे पास 25,000 रुपये का। उसके बाद ये आएगा 18,000 रुपये, और ये आएगा 1,05,000 रुपये, और ये आएगी मेरे पास 30,000 रुपये की। क्लियर हुआ, ठीक है सर। अब आ जाओ लास्ट पॉइंट के ऊपर, जो वैसे भी सर बहुत ज़्यादा सिंपल ही है, बिकॉज वहाँ तो पेड सैलरी वाला एक ही सिंपल सा पॉइंट है, आपने सैलरी पे किया है। तो सैलरी बेटा 8,000 हमने पे कर दी। तो जब आप पे करोगे तो क्या करोगे आप, एक तो कैश और एक कैपिटल, बिकॉज सैलरी पे अगर आप कर चुके हो ना तो वो करंट ईयर की ही होगी, बाय डिफॉल्ट हम उसे करंट ईयर का ही मानते हैं। तो उसे आपने क्या करना है, कैपिटल में से माइनस कर देना, दैट्स इट, और हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो लास्ट इक्वेशन थी हमारे पास ये। अब इसके बाद आप क्या करोगे, सीधा फाइनल इक्वेशन। तो फाइनल इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो कैश हमारे पास बचेगा 84,000 रुपीज़ का, स्टॉक बचेगा बेटा 25,000 रुपये का, और ये बचेगा बेटा 18,000 रुपये का, और इसके बाद ये वैल्यू बचती है आपके पास 97,000 रुपीज़ की, एंड क्रेडिटर्स की वैल्यू बचती है बेटा आपके पास कितनी, 30,000 रुपये की। दैट्स ऑल। तो दैट्स अ प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आप इसे वर्किंग नोट में नोट कर सकते हो, आपके पास इजीली सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, आप इसको लिख सकते हो टोटल, आपका टोटल सामान कितने का बिका है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना सेल हुआ। क्लियर। तो आई होप ये क्वेश्चन बड़े आराम से आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई भी डाउट वैक से बचता नहीं है। कोई अगर प्रॉब्लम फिर भी अगर आपको आती है तो एक बार दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा, आपको बहुत इजीली टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो आई होप आज की वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा, आपका अकाउंटिंग क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ होगा। तो अगर ऐसा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मैक्सिमम इन वीडियोज़ को। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी से कनेक्टेड, इस टॉपिक के लास्ट वीडियो में। ओके, तो सी यू इन योर नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट।